हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। जो हम लोगों ने न्यूज़ जो डेली आ रही करके उसको डेली डिस्कशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं आज का न्यूज़पेपर जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेरी ब्रीफली। हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस एडिटोरियल्स पे करेंगे, जिसके अलावा आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसका मैं बेसिक ओवरव्यू बताऊँगा। उसके बारे में डिटेल आपको बाद में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसकी वीकली एक में न्यूज़पेपर के लिए रिलेटेड एक वीकली आपको वीडियो बना के डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा। तो डिस्कस करते हैं टुडे न्यूज़पेपर में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इसको डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हमारी मेन फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है करके उसको मैं बहुत ही बेसिक में डिस्कस करूँगा। डिटेल में डिस्कशन हम अपने जो एडिटोरियल पेज पे हैं करके उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है दैट इज़ रिलेटेड टू पैंडमिक। जो आई है आपकी एसर की जो रिपोर्ट आई है, एसर का एक सर्वे आया है करके, जो आपका प्रथम जो एनजीओ होता है वो आपका एसर की रिपोर्ट निकालता है। उस एसर की रिपोर्ट बेसिकली आपके एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल में बताती है करके। जो अभी आपका एसर रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बोला है करके कि जो आपके स्कूल्स वगैरह हैं करके उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी कर रहे हैं करके। पहले अभी तक लगभग जो स्कूल्स थे करके पहले उसमें 65% जो स्टूडेंट थे करके वो गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफर करते थे, ये इंक्रीज़ हो गया 70.3%। इसके पीछे रीज़न क्या है करके, क्योंकि आपकी पेंडेमिक के टाइम पे लोगों की इनकम कम हुई करके, इनकम कम हुई है, इकोनॉमिक लॉसेज हुए करके, लोगों की जॉब गई है करके। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रेफर कर रहे हैं रेदर देन प्राइवेट स्कूल्स। इसके अलावा आपका जो टोटल आपका प्राइवेट स्कूल में जो इनरोलमेंट है वो भी रिड्यूस हुआ है 28.8% से 24.4% हुआ है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो 65.8 से 70.3% इंक्रीज़ हुआ है। अगर आपका ड्रॉप आउट देखते हैं करके, या जो उस बच्चे स्कूल से बाहर है करके अगर उसकी बात करते हैं, तो 4.6 बच्चे अभी भी बाहर हैं स्कूल्स में, किसी न गवर्नमेंट स्कूल्स में है ना प्राइवेट स्कूल्स में है करके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग इन आवर इंडिया, क्योंकि इंडिया में डीपीएसपी में स्पेशली बोला गया है करके कि हर एक बच्चे के लिए राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 21A में भी बोला गया है और आपके डीपीएसपी में भी इंक्लूड किया गया है। फिर भी ये इतने बच्चे बाहर हैं, तो इट्स रियली अ वेरी बैड कंसर्न फॉर अस। और हमको इस पर फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, एनजीओज़ को फोकस करना चाहिए। तो ये एसर की रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए करके कि कोविड का एक डायरेक्टली इफेक्ट दिखाता है कि एजुकेशन पे क्या पड़ा है करके। ऑलरेडी हमें पता है करके कि डिजिटल डिवाइड की होने की वजह से जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है कोविड के टाइम पे, क्योंकि आपकी एजुकेशन ऑनलाइन गई है। बट यहाँ पे हमने देखा है करके सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन का बात नहीं करके, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आपका इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ इनकम लॉसेज ड्यूरिंग द पैंडमिक। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑलरेडी हमें पता है करके कि एजुकेशन की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो एजुकेशन में आपका डबल लॉसेज हुए हैं गवर्नमेंट, जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है या पुअर सेक्शन है। एक तो उन्होंने आपके जो इकोनॉमिक लॉसेज की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने अपने बच्चे का एनरोलमेंट कराया, दूसरा ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से वो भी बेटर एजुकेशन नहीं दे पाए। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आज आया है करके, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसी से रिलेटेड आई थी। इसके अलावा ऑलरेडी हमें पता है कि आपका जो ऑर्डिनेंस लेके आई है गवर्नमेंट ईडी चीफ से रिलेटेड करके, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। ऑलरेडी ये न्यूज़ 4-5 दिन से चल रही थी करके कि ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने ईडी और सीबीआई का एक्सटेंशन किया है। जहाँ 2 ईयर का टर्म उनका फिक्स्ड होता था, अब उसको इंक्रीज़ करके 5 ईयर का टर्म कर दिया है। तो ईडी का जो चीफ थे उनका 19 को उनका ख़त्म हो रहा था टाइम पीरियड, तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अपोजिशन में इस पर काफ़ी सवाल उठाए हैं करके, क्योंकि रिसेंटली आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है 29 तारीख को। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या होते हैं और उनकी फंक्शनिंग क्यों ज़रूरी होती है, उसको कौन अप्रूवल देता है करके, कितने टाइम पीरियड रहता है, ये आप लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऑर्डिनेंस का क्या फंक्शन होता है और किस तरीके से वर्क करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या रोल किया है करके, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको यूज़ किया है, और ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का एक्सटेंशन लेने के लिए, वो आपको डिटेल में मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। बट यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ईडी का डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है और सीबीआई के डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा आपके जो ये कुलभूषण के यादव का जो केस चल रहा है वो ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा है करके, उसमें पाक ने अभी एक नया लॉ बनाया जिसमें यादव को रिव्यू ऑप्शन दे दिया गया है। पर दिल्ली बोल रही कि ऐसा कुछ नया इन्होंने नहीं किया, ये सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत पहले से बोल रहे हैं करके, अभी कुछ भी इन्होंने नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है करके। ठीक है, यूएपीए वर्सेस आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, बहुत पहले से इश्यूज चल रहे हैं करके कि यूएपीए में जो ऐसे कुछ प्रोविज़न है जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी त्रिपुरा में कुछ
आपके लॉयर्स और जर्नलिस्ट थे जिनके पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ा था करके यूएपीए के एक्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल पे दे दिया, छोड़ दिया उनको। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। आपके जो रिलीजियस हारमोनी जो होती है अपने इंडिया में, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे रिलीजन को लेकर लोग लड़ते रहते हैं, बट ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है क्योंकि जो आपके हरियाणा में गुरुद्वारा है, उन्होंने ऑफ़र किया है इस अपने यहाँ पे जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को। आपके गुरुग्राम में क्या हुआ था कि वहाँ पे 37 प्लेसेस पे मुस्लिम लोगों ने बोला था कि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए प्लेस प्रोवाइड किया जाए। उसमें से 8 प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको अप्रूवल नहीं दे पाई, तो इसके लिए उनके स्पेस को कम पड़ रहा था। इसको रिकग्नाइज़ करते हुए वहाँ के गुरुद्वारा जो है ना, उन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे आके आप प्रेयर को दे सकते हो, नमाज़ पढ़ सकते हो करके। दिस इज़ अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ सोशल हार्मनी, जो हम लोग देखने को बहुत ही कम मिलती है, बट बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आप जो बोल सकते हो करके कि रिलीजियस हार्मनी किस तरीके से इस्टेब्लिश होती है। तो फ्रंट पेज पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमें अब डायरेक्टली हम लोग अपने एडिटोरियल पेज पे चलते हैं क्योंकि वो अभी हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बार बता दूंगा कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के जो न्यूज़पेपर में आई करके 2-3 आई हैं जो एडिटोरियल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी वाला पहला आर्टिकल आया करके, क्रिप्टो करेंसी का ऑलरेडी आपको आप सभी को पता है करके, जैसे डिजिटल करेंसी, इसके कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, मतलब कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल करे। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ जो हमारी करेंसी होती है करके, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है, वैसे ही हर एक कंट्री का एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो उस करेंसी को कंट्रोल करती है। पर जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी करके, उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इसकी वजह से इश्यूज़ क्या आते हैं करके, इस पर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, इनकी वैल्यूज़ को कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी एकदम से गिर जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट होता है कभी से उनको ह्यूज लॉसेस एंड ह्यूज बेनिफिट होते हैं। इस फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत से लोग होते हैं जो उनका बहुत ज़्यादा मनी जो होता है लॉस कर जाते हैं। तो अभी रिसेंटली आपके जो आरबीआई के चीफ हैं, उन्होंने, जो आरबीआई के डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है, आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला कि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उसमें आपके कंसर्न रेज किए हैं करके, क्योंकि वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे करके और उस पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, तो कल को उसमें जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसकी वजह से करेंसी की वैल्यू डिग्रेड या इंक्रीज हो सकती है। इसकी वजह से आरबीआई का जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो मनी की सप्लाई में, मनी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो आपका इन्फ्लेशन कहीं पे भी कितना भी बढ़ या घट सकता है करके, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एकदम से इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट सेक्टर्स पे। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी इज़ अ सीरियस कंसर्न ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बट गवर्नमेंट ने इसको बोला है कि हम इसको एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिजिटल करेंसी ही करके। कुछ गवर्नमेंट ने, अगर देखें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो क्रिप्टो करेंसी की जो एक्सेप्टेंस है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है। एक कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इसको लीगल टेंडर बनाया है। कौन सी कंट्रीज़ है? एल सल्वाडोर, जो आपकी कंट्री है आपकी मिडल अमेरिका में, वहाँ पे आती है सेंट्रल अमेरिका में। वो आपकी उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया है, बल्कि चाइना ने जब बिल्कुल ही ब्लैंकेट बैन लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पे। इंडिया के आरबीआई ने भी बैन लगाया था कि कोई भी बैंक आपके ट्रांजैक्शन में, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, बट आपके 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ समहाउ हार्मफुल फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी अभी तक जितना देखा है करके। इसके लिए आरबीआई क्या करना चाह रहा है? आरबीआई खुद का एक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे नाइजीरिया में इंट्रोड्यूस किया है करके नेरा करके, वैसे ही अपने यहाँ पे भी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका प्रॉब्लम इन द एयर। प्रॉब्लम इन द एयर जो आपके दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन की इशू है करके, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है करके। इसमें आपका पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई थी आपकी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसको सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट के थ्रू इसको ख़त्म कर दिया। एक नई बॉडी बनाई है कमीशन ऑन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो एडवाइस दिया है करके कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने बोला है कि पहले जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इनको बंद कर दीजिए, जब तक नई नोटिस नहीं आती तब तक उनको बंद रखना है। जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है इसको बंद करना है। इसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है उसको 50% स्ट्रेंथ पे काम कराइए और वर्क फ्रॉम होम कराइए, जो 50% रिमेनिंग है करके, ठीक है। उनको वर्क फ्रॉम होम कराइए और 50% को आने दीजिए। तो इन्होंने ये इस आर्टिकल में ये बोला है कि इसकी वजह से ये सेम तरीके से जो पहले
जो आपकी इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ले रही थी कि एडहॉक मेजर्स ले रही थी, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक मेजर नहीं ले रही थी, वैसे ही ये बॉडी भी एडहॉक मेजर्स ले रही है कि अभी इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है एयर पोल्यूशन, तो उसके लिए आप कुछ एक्शन ले रहे हो करके। बट ऐसा कोई एक्शन अभी तक आपने नहीं लिया है जब से आप ये बॉडी बनी है, 6 महीने हो गए इस बॉडी को बने हुए करके, फिर भी उन्होंने कोई ऐसा होलिस्टिक अप्रोच पहले से नहीं ले रखा कि ये कंडीशन ना क्रिएट हो। कंडीशन ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है क्योंकि उन्होंने पहले मेजर्स नहीं लिए। तो जो पहले बॉडी कर रही थी उसकी जगह पे हम नई बॉडी लेके आए, वो भी वही काम कर रही है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। दिल्ली के लोग अभी भी वही पुअर और सीवियर या वेरी पुअर कंडीशन ले रहे हैं, एयर की ब्रीथ कर रहे हैं करके, और उनको ऑलरेडी जैसे बोलते हैं लगभग एक दिन में 100 सिगरेट पीने के इक्वलेंट एयर पोल्यूशन की क्वालिटी पुअर होती है वहाँ पे। तो इट्स ए रियली बिग प्रॉब्लम फॉर अस, और गवर्नमेंट को इस पर सब ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इसके लिए अभी उन्होंने बोला कि बॉडी आए और गवर्नमेंट आए और डिस्कस करे करके, डेफिनेटली, जबकि गवर्नमेंट को अपने आप आना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बोला भी कि हमें बुलाना पड़ रहा है इन सबको कि आप लोग आओ, बात करो, डिस्कस करो, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करो, जबकि ये चीज़ खुद से उनको करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 5-6 सालों से प्रॉब्लम है करके। और रीज़न क्या है करके कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, वो रीज़न इस आर्टिकल में बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, कि पहला तो आपका, एक सेकेंड मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कहाँ पे दिया था। हाँ, पहला आपने उन्होंने बोला है कि जो पर्सनल व्हीकल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसके पार्टिकल मैटर्स बहुत ज़्यादा निकल रहा है करके, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। दिल्ली में आपको पता है कि लगभग करोड्स में आपके पर्सनल व्हीकल्स लोग यूज़ करते हैं, तो उससे पोल्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा निकलता है, जो एयर पोल्यूशन को और ज़्यादा डिक्रीज़ करता है करके। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन नेबरहुड, जो हमें पता है स्टबल बर्निंग का इशू जो है ऑलरेडी बहुत दिनों से चल रहा है करके, जो आपके हरियाणा पंजाब में होता है, इसकी वजह से भी आपके दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो चल रही है करके, उसकी वजह से भी आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है, आपके हरियाणा और यूपी से विंड स्पीड इस तरीके से जाती है, वो सारा का सारा जितना भी पोल्यूशन होता है वो आपके दिल्ली में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू नेबरहुड रीजन्स में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि दिल्ली में जो आपका एयर होती है वो स्टैगनेंट हो जाती है, तो जो भी पोल्यूशन होता है वहाँ पे आके रुक जाता है, तो इसके लिए वो कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक, अच्छा 4-5 डेज तक वहीं पे एयर पोल्यूशन जो आया है करके वो स्टैगनेंट हो जाता है करके, तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन वहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है और डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे उसको रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये आपके मेजर रीज़न है एयर पोल्यूशन के दिल्ली में, इसी पे काम करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या अभी क्या एक स्मोक टावर लगाया हुआ है, ठीक है, वो कितना इफिशिएंटली कर रहा है उसको चेक करेगी गवर्नमेंट 1 साल के बाद में। इसके अलावा आपके रोड पे वो स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं, डस्ट क्लीनर यूज़ करते हैं गवर्नमेंट, बट ये सफिशिएंट नहीं। ऑड इवन भी गवर्नमेंट ने पहले लगाया हुआ है, इस बार उन्होंने प्रपोज किया है कि ऑड इवन भी लगाएंगे करके, वो डिफरेंट रहेगा करके, ठीक है। इसके अलावा पहली जो बॉडी थी उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस भी बनाया था करके कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से अगर इंक्रीज़ होगा उस हिसाब से ग्रेडेड रिस्पांस लेंगे करके। अभी नई बॉडी है, उन्होंने कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं निकाली हुई है और वो भी एडहॉक ले रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड, उनको एक होलिस्टिक मेजर्स लेने चाहिए। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, वी आर नॉट द एनिमी। वी आर नॉट द एनिमी, यहाँ पे वी जो उन्होंने बोला है कि वी आपकी जो सोशल सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, या जो आपकी इंडियन जो आपके NGOs हैं उनकी बात की है, सिविल सोसाइटी की बात की है उन्होंने, कि सिविल सोसाइटी जो है वो एनिमी नहीं है स्टेट्स के, ठीक है। ये किस रेफरेंस में आया है, रिसेंटली आपके अजोत डोवल जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो आपके IPS की जो एकेडमी है हैदराबाद में, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने ये बोला था, जो यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है उन्होंने कि जस्ट फॉर 1 सेकेंड, उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ यहाँ पे कि अजय डोवल जी ने ये बोला था कि आपके जो सिविल सोसाइटीज़ हैं दे आर अंडरमाइनिंग द डेवलपमेंट एंड वर्किंग एज अ, ये यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करता हूँ मैं आपको, द न्यू फ्रंटायर ऑफ वार, what we call the 4th generation warfare is the civil society. Wars have ceased to become an effective instrument for the achieving their political and military objective. They are too expensive and unaffordable. And at the same time, there is uncertainty about their outcome. But it is a civil society that can be subverted, that can be subnormed, and that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of the nation. And you are there to see that they stand
सक्सेसफुली। जो आर्टिकल है ये IAS ऑफिसर ने लिखा है, जो अब 1968 में जो अजीत डोवल के जो IPS का बैच है उसी साल के IAS ऑफिसर है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने बोला है करके जो अजीत डोवल की जो लैंग्वेज है जो उन्होंने यूज़ किए है सिविल सोसाइटी के लिए, दैट्स नॉट गुड। उन्होंने बोला कि जो सिविल सोसाइटी है दैट एक्ट्स एज अ थर्ड पिलर फॉर डेमोक्रेसी, जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर आपका सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं करा पाता, जो स्पेस बच जाता है वो सिविल सोसाइटी फुलफिल करती है। तो उसको एक तरीके से प्रोजेक्ट करना कि वो आपके एनिमी हैं, वो भी IPS ऑफिसर्स को जिनको आपको इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, ये काफ़ी निगेटिव रहेगा करके, क्योंकि वो फिर हर एक सिविल सोसाइटी को निगेटिव तरीके से देखेंगे जबकि वो बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देखे हैं करके जिसमें IPS ऑफिसर NGOs के थ्रू हेल्प करते हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और बेनिफिट कराते हैं। इवन बहुत सारे क्राइम्स और क्रिमिनल्स को उन्होंने किया, ह्यूमन बीइंग मतलब उनको रिफॉर्म किया है। इसमें एग्जांपल में आपका दूंगा, जो आपके IPS लेडी हैं किरण बेदी जी ने, उन्होंने अपने जो जेल में तिहाड़ जेल में काफ़ी रिफॉर्म दिए थे NGO के थ्रू, और वहाँ के जो प्रिजनर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म में लेके आए थे, उनको जॉब वगैरह में इन्वॉल्व किया था। तो NGOs को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू, तो बट यहाँ पे डायरेक्टली कहना है कि NGOs आपके डेवलपमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, उनसे फोर्थ जनरेशन वार इंक्लूड होता है करके, और फाइट होती है करके, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमें उनको मेंटेन करना ज़रूरी है करके, ये एक तरीके से निगेटिव प्रोजेक्ट करता है सिविल सोसाइटी के। एक IB की रिपोर्ट आई थी करके, उन्होंने IB की रिपोर्ट ने बोला था कि इंडिया जो है लगभग 2% ऑफ GDP अपना लॉस करता है बिकॉज ऑफ सिविल सोसाइटीज़। बट दिस इज़ जस्ट अ वन साइड ऑफ स्टोरी, जहाँ पे एक तरीके से हम देखते हैं करके कि सिविल सोसाइटी या NGOs होते हैं जब इन्वॉल्व होते हैं कभी किसी डेवलपमेंट वर्क में बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन वगैरह को लेकर करके कि डेवलपमेंट वर्सेस जो इन्वायरमेंट का हमारा डिबेट चलता है, तो उसकी वजह से कभी कभी कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पर्पसफुली डिले कर रहे हैं करके। कुछ में केसेस में देखा गया कि पर्पसफुली उनको फॉरेन फंडिंग आती है जिसकी वजह से डिले करते हैं, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। कभी कभी हमें अपने इंटरेस्ट को देखना होता है कि जहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो निगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट करना NGO को इज़ नॉट गुड। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला कि हर एक IAS ऑफिसर जो होता है वो एक ओथ लेता है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रूली बिलीव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, इंडिया के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को मेंटेन करना एक IPS ऑफिसर का सबसे पहला जॉब होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो आपके अजीत डोवल जी हैं वो अभी NSA हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सिविल सोसाइटी के बारे में निगेटिव नहीं लिखा है, ना ही उनको बोला गया है कि वो गलत होते हैं, ठीक है। और सिविल सोसाइटी मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप देखें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिविल सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत बेनिफिट किए हैं लोगों के लिए। अभी कोरोना के टाइम पे देखें तो बहुत सारे NGOs ने लोगों को फूड प्रोवाइड कराया है, रहने के लिए प्रोवाइड कराया है, और लोगों को हेल्थ के लिए भी कराया है। इवन ऑक्सीजन की कमी के टाइम पे भी बहुत से NGOs ने वर्क किया था, बहुत अच्छा वर्क किया था। तो डेफिनेटली दे प्ले, जहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर स्पेस छोड़ देता है आपका सिविल सोसाइटी वहाँ पे डायरेक्टली काम आती है करके, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके GS3 में मेंशन्ड है रोल ऑफ द NGOs, स्पेशली जो आपके इसमें GS2 में आपके मेंशन्ड है रोल ऑफ द NGOs, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे डेवलपमेंट वर्क में एक तरीके से वो वर्क भी करते हैं, कभी कभी उनके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं करके, ठीक है। तो दोनों साइड का देखना है करके कि एक बार कहीं NGO को यूज़ भी किया जा सकता है डेवलपमेंट वर्क में रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए, उसको डिले करने के लिए, बट वहीं पे डेवलपमेंट वर्क में या फिर आपके जो डाउन ट्रोडन या फिर बैकवर्ड लोग हैं करके उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी NGO आगे आता है, तो बेनिफिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही है, लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल फ्यूचर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है करके कि हमें पता है करके कि डिजिटल डिवाइड होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं करके जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं कोविड के टाइम पे। और ऑलरेडी हमने देखा है कि SR की रिपोर्ट भी दिखाती है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं करके प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफ़र हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में उनके पास में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं थे, ना मोबाइल था, लैपटॉप था, जिसकी वजह से वो एजुकेशन को, ऑनलाइन एजुकेशन को ले सके करके, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे हुए हैं। इवन SR की रिपोर्ट ये भी बोलती है करके कि आपके कोविड के टाइम पे प्राइवेट ट्यूशन्स इंक्रीज़ हुई हैं, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन के लिए इंक्रीज़ किया गया है लगभग 39%, जहाँ 32% पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाते थे, वही अभी 39% इंक्रीज़ हुआ है।
रीज़न इसका यही है करके कि कोविड के टाइम पे स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हुए करके, ऑनलाइन एजुकेशन का हमें पता है करके किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स का कंसर्न था करके कि हमें बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन्स की तरफ अपना ध्यान फोकस किया है। ठीक है, मैसेज फ्रॉम फेसबुक पेपर, ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है इन द सेंस कि हमें ऑलरेडी पता है करके कि फेसबुक की वजह से क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ फेक न्यूज़ आपका और मिस इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आपने कभी ये जो आपकी लिंचिंग जो आपने देखी है बहुत बार हुआ है करके, उसमें भी फेसबुक ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, स्पेशली व्हाट्सएप ने। तो ये उन्होंने ये आर्टिकल बोला है करके कि फेसबुक का मेन पर्पस क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उस स्क्रीन पे बिताएं, फेसबुक को देखें, फेसबुक को चलाते नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दे पाएंगे, दिखा पाएंगे, वो जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी। तो उनका मेन पर्पस ये होता है कि आप देखते रहो चीज़ें, और उनको देखने के लिए उनको आपको बिहेवियर एनालाइज करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो, किस चीज़ों पे कम करते हो। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज़ें देख के आपके माइंड में क्या बनेगा, उसकी वजह से सोसाइटी में आप किस तरीके से बिहेव करोगे। आप हो सकता है गलत चीज़ें देख के गलत बिहेवियर करो, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ये फ़र्क पड़ता है करके कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। आपको कोई गलत चीज़ देखने के बाद में आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड किया, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। यही चीज़ उनके अभी जो रिसेंटली पेपर लीक किया था, उनके एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने विशल ब्लोइंग की थी और उनके पेपर बाहर पब्लिक में उन्होंने निकाले थे, और उन्होंने ये बताया था करके कि किस तरीके से बहुत पहले से वहाँ पे बात हो रही थी कि जो फेसबुक की वजह से सोसाइटी में इम्पैक्ट हो रहा है करके, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए फेसबुक को और भी ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, और भी ज़्यादा मेजर्स लेने चाहिए। बट फेसबुक ने उसकी जगह अपने प्रॉफिट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, और उस पर उन्होंने कास्ट कटिंग की थी जो उस जगह पे जहाँ पे इसको इम्पैक्ट किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ को इम्पैक्ट करने के लिए जो बॉडीज़ बनाई थी उसकी कास्ट कटिंग की बात की जा रही थी। डेफिनेटली फेसबुक अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा फोकस कर रहा है करके। बट हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, उन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में बोला है कि गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, जो आपके पुत्तस्वामी केस में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। तो प्राइवेसी हमारा जरूरी है करके, जो हमारा बिहेवियर एनालिसिस डिफरेंट टाइप के ऐप्स, ऑनलाइन ऐप्स जो करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे लॉज लेके आने चाहिए जिसमें हमारे जो प्राइवेसी है वो मेंटेन की जाए। और ये कोई फेसबुक के लिए नहीं लेके आना, हम जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सबके लिए लेके आना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है, आपके चाहे अमेजन हो, कू हो, रिलायंस जियो वगैरह हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, जो भी हमारे बिहेवियर को एनालाइज करके हमारे लिए प्रोटेक्ट तो लेके आते हैं, हमें ईजी तो लगता है, बट अल्टीमेटली वो हमारे बिहेवियर को हमें सिंक्रोनाइज करते हैं, लिमिटेड करते हैं करके, जिसकी वजह से हम एक ही इन्फॉर्मेशन पे लिमिट होकर रह जाते हैं, और हमारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है सोसाइटी में। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी मूवी है द सोशल डायलेमा, अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से फेसबुक वगैरह जो होता है करके हमें इंगेज करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, और हमारे बिहेवियर को एनालाइज करके ही हमको एक तरीके से स्लेव बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, मतलब हम पे सर्वेलेंस कर रहे हैं वो, और उससे से इनकम जनरेट कर रहे हैं, कैपिटलिज्म प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि करके ये तो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट कंपनीज अपना प्रॉफिट देख रही है। अगर गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर आ गई, गवर्नमेंट हमारे बिहेवियर को एनालाइज करके सब कुछ देखने लगी, फिर क्या होगा, फिर हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट फिर हमेशा ये चाहेगी करके, जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट है करके, जो जिसने गवर्नमेंट बना रखी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उसी को सब लोग करें। इस तरीके से बिहेवियर में आपका एनालाइज करके इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे कि आप उसी पार्टी को बार बार जिताओ, जबकि आप जानबूझ के नहीं जिताना चाहते, बट फिर भी आपको मजबूर किया जाएगा उस पार्टी को जिताने के लिए। इसकी वजह से आपका अपोजिशन, ऑटोक्रेसी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और डेमोक्रेसी डेफिनेटली खतरे में पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास में अगर ये सर्वेलेंस आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमारी प्राइवेसी बिल्कुल ही हर्ट हो जाएगी। किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे हमने पिगासस के केस में देखा था। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के अपोजिशन या फिर उन लोगों के अंदर में मोबाइल फ़ोन में सर्वेलेंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जो इजराइल बेस्ड था करके, और उसकी वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन लगा के उनको टैकल कर रहे थे, या फिर उनको चेक कर रहे थे कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट उनको टारगेट कर सकती थी। दिस इज़ वेरी बैड थिंग इन डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास अपोजिशन होना चाहिए, राइट टू डिसेंट होना ही चाहिए हमारे लिए। एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के न्यूज़पेपर में आया है वो है फॉर्मल सेक्टर एंड फाइन प्रिंट। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ फॉर्मल सेक्टर एंड
हाउ करंटली जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो सही नहीं है। फॉर्मल सेक्टर की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है वो आईलो की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने यहाँ पे बोली है कि इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर उन्होंने ये बोला है करके वो इंटरप्राइजेज होते हैं करके जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में काम कर रहे होते हैं बट वो रजिस्टर्ड नहीं होते कहीं अलग से, मतलब वहाँ पे वर्किंग वाले जो लोग होते हैं करके उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसको कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होती है जिसके अंडर में काम होती है उसके नाम पर रजिस्टर्ड होती है और उनको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जो आपके फॉर्मल सेक्टर होते हैं उसमें क्या होते हैं, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, हेल्थ केयर बेनिफिट्स हो गए, ये सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं करके उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में ये कोई भी बेनिफिट उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं इसकी वजह से उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट में इनकम कम होती है और उनको जो ओल्ड एज में जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। रिसेंट जो डाटा आया करके जो आरबीआई के चीफ ने अभी रिसेंटली बोला है, उन्होंने बोला है कि शायद फॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इसको एनालाइज करने के लिए ये आर्टिकल आया करके उन्होंने बोला है कि 2017-18 में हमारा लगभग 52% जो जीडीपी आता था वो इनफॉर्मल सेक्टर से आता था और लगभग 82% आपका टोटल वर्कफोर्स आपका एम्प्लॉयमेंट में इसमें इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय था। तो इससे एक चीज़ ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि 82% लोग 52% जीडीपी जनरेट कर रहे हैं, मतलब 82% लोग 82 लोग अगर 100 में 82 लोग जो हैं वो 100 में 52 रुपीज़ कमा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो इनकम कम कमा रहे हैं, मतलब लो ग्रेड का वो जॉब करते हैं और लो इनकम का जॉब करते हैं। ठीक है, ये डाटा था 2017-18 में। रिसेंटली जो आरबीआई ने बोला है कि ये जो 52% है ये लगभग रिड्यूस होकर 1/5 ऑफ जीडीपी बन गया है, मतलब 20%, ये 20% रह गया है। तो उन्होंने पहले तो क्वेश्चन रेज किया है कि ये 20% रहना थोड़ा सा एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है कि 20% हुआ होगा करके, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। 2-3 ईयर्स में इतना ज़्यादा रिडक्शन होना, एक्सेप्टेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। ये रियल डाटा जब आएगा, एग्जैक्ट डाटा आएगा तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है करके। ठीक है, तो पहला जो उन्होंने बोला है कि जो 20% 52% से जो 20% रिड्यूस हुआ है करके, जिसका रीज़न कोविड का है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जो इनफॉर्मल सेक्टर की जो कंपनीज थे वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते जितना बिग कंपनीज में होती है। बिग कंपनीज आपकी कहीं से भी आपको ला सकती हैं, जो आपको उनके पास काफ़ी पैसा होता है करके। गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स वगैरह लेके आई थी उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए, उसमें भी वो बेसिकली फॉर्मल सेक्टर को ही उन्होंने टारगेट किया था, इनफॉर्मल सेक्टर को टारगेट बहुत ही कम किया है, या उन्होंने जो मनी फ्लो हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बहुत ही लिमिटेड हुआ है। तो इसलिए आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी मनी क्रंच में भी रहा है। कोविड के टाइम पे सारा डिमांड जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनके जो इनकम थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी, और उनके ये जो लॉकडाउन था वो 6 to 7 मंथ अप्रॉक्सीमेट चला था। तो 6 to 7 मंथ इतना इनकम कभी भी इनफॉर्मल सेक्टर के पास में नहीं होती, क्योंकि उनकी छोटी छोटी कंपनीज होती है, ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी एनुअल आप टर्नओवर बोल सकते हो कि 8-10 लाख का होता है, 15 लाख का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम कंपनीज इसी के अंडर में आ जाती हैं। तो इनके पास इतना इनकम नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए। 6 मंथ इज़ अ वेरी बिग टाइम पीरियड फॉर दीज कंपनीज। तो बहुत सारी कंपनीज आपकी बंद हो गई, जिसकी वजह से इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। कितना कम हुआ है करके ये रियल डाटा आएगा तब पता चलेगा। बट एक चीज़ जो दूसरा फिनोमेना हमें देखने को मिला है इसी टाइम पीरियड में, कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो फॉर्मल कंपनीज थी करके उन्होंने लोगों को ले ऑफ किया है, उन्होंने अपने यहाँ पे लोगों की जॉब छोड़ी है करके। वो लोग जो लोगों ने जॉब छोड़ी है वो कहाँ गए, वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही गए। तो जहाँ ये 52% को रिड्यूस हुआ है वहाँ ये 82% वाला इंक्रीज़ हुआ है, मतलब अभी लोगों की और भी इनकम कम हुई है, लो ग्रेड का जॉब कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग। पहली चीज़ तो ये है कि भले ही हमारा फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, अभी ये क्या इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हुआ है, दैट मीन्स फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका वो बोल सकते हैं फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। बट ये फॉर्मलाइजेशन बेनिफिट नहीं करेगा अगर एम्प्लॉयमेंट उसके हिसाब से जनरेट नहीं हो रही। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है करके, तो डेफिनेटली जो है कि आपके कम लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और बहुत से ज़्यादा लोग कम पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा उनके सोशल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपका काफ़ी नुकसान होएगा, जो सोसाइटी है करके वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएगी ऐसे इशूज़ को। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो हमें फॉर्मलाइजेशन करना होता है वो स्ट्रक्चरल इशूज़, स्ट्रक्चरल चेंज के थ्रू आना चाहिए, ना कि कोई कोविड जैसे इम्पैक्ट है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म में।
ये तो अभी चेंज हुआ करके उसके बाद में कैसे होगा करके फिर से हो सकता है धीरे धीरे फॉर्मुलेशन हो जाए या इनफॉर्मुलेशन हो जाए, धीरे धीरे इनफॉर्मल सेक्टर और ज़्यादा स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमारा एम्प्लॉयमेंट तो उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है करके। दूसरा जो उन्होंने बोला कि 3-4 ईयर्स बैक से हमारा फॉर्मुलेशन स्टार्ट हुआ था। वो फॉर्मुलेशन इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि लोग, जो गवर्नमेंट थी वो टैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए कंपनीज को रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ कर रही थी, जिसकी वजह से आपका फॉर्मुलेशन मतलब जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज़ हो रहा था। तो उन्होंने बोला ये भी एक तरीके से रियल नहीं दिखाता, रियलिटी नहीं दिखाता। रियलिटी तब होती है जब कोई छोटी कंपनी जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के बाद इतना सफिशिएंट हो जाती है, इतने सस्टेन कर जाती है कि वो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराती है और अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी देती है। तब वो फॉर्मुलेशन जो होगा वो बेस्ट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन होगा और इंडिया को या जीडीपी को या किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिट करेगा। अभी प्रॉब्लम है कि टैक्स के रजिस्ट्रेशन की वजह से फॉर्मुलेशन हो रहा है, दूसरा कोविड की वजह से फॉर्मुलेशन हुआ है। ये दोनों ही लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी को लॉसेस करेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए हमारा फॉर्मुलेशन क्या आना चाहिए करके, जो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो अपने को इतना बिग करें, इतना इंक्रीज़ करें फिजिकली एंड आपकी फाइनेंशियली, कि वो रजिस्टर करें और अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट करें। इसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा और बेनिफिट भी होगा। इस टाइप का फॉर्मुलेशन आपको बेनिफिट करेगा, यही उन्होंने बोला है करके। इस टाइप के फॉर्मुलेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने चाहिए? गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए कि इस तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बनाए ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में ईजी हो और साथ में आपका ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करे तो छोटी से छोटी कंपनी भी ग्रो कर सके ईजी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल जो आज के आया था करके। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया, द प्रॉमिस ऑफ न्यू क्वाड। यहाँ पे न्यू क्वाड की बात की है यूएस, इजराइल एंड यूएई के बारे में एंड इंडिया यूएस, इजराइल, यूएई। अभी जो रिसेंटली क्वाड बना है करके उसमें है आपका इंडिया, यूएस, जापान, ब्राज़ील। इन्होंने बोला इंडिया, यूएस, इजराइल, ब्राज़ील जो अभी रिसेंटली उन्होंने एक ग्रुपिंग की है, उस पर डिस्कशन किया है कि हम लोग किस सेक्टर में बेनिफिट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला है करके कि जो हमारा टेक्निकल सेक्टर है उसमें ये चारों कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कॉपरेशन के थ्रू बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस नया क्वाड जो बन रहा है उसके अंदर में। टेक्निकल में अगर बात करते हैं, जो आपका इजराइल है वो बहुत ही टेक्निकल साउंड है और आपका जो यूएस है उसमें जो आपकी सिलिकॉन वाली है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, जो आपके इंडिया के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको बेनिफिट करेगा। साथ में यूएई के पास में बहुत सारे कैपिटल हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आपके इंडिया, यूएस एंड इजराइल, जिसकी वजह से आपका एक तरीके से ये चारों को एक साथ मिल के काफ़ी कुछ कोऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो आपका 3D प्रिंटिंग का हो, चाहे आपका साइबर हो, चाहे ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे आपका नए स्टार्टअप्स करने की बात करी जा रही हो या फिर आपका क्वांटम साइंस की बात की जाए। इन 3 सेक्टर पे उन्होंने बोला स्पेशली फोकस करने पे आपका काफ़ी बेनिफिट करेगा। ये जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और बेनिफिट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी हमेशा से एक इंस्ट्रूमेंट रहा है आपके फॉरेन पॉलिसी का और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आ रहे हैं अभी तक, चाहे आप वो यूएस और चाइना की बात करें या इंडिया यूएस की बात करें। उसमें टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया रशिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमारा रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए। इवन इसराइल के साथ हमारा रिलेशन टेक्नोलॉजी को लेकर ही सबसे ज़्यादा फोकस हुआ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आपका इसराइल बहुत अच्छा कंट्री है और काफ़ी अच्छा उनके पास में रिसोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं, वो आप इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मेन टॉपिक्स आर्टिकल्स थे जो हमको डिस्कस करने थे। इसमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें डिटेल में जाने की कि किस तरीके से एक दूसरे को बेनिफिट कर सकते हैं, बट हाँ आईआर में ये इंपॉर्टेंट है करके कि हाँ ये जो 4 कंट्रीज़ हैं एक दूसरे को टेक्नोलॉजी बेसिस पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया के लिए फेवर में रहेगा, इंडिया इसका बेनिफिट ले सकता है अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ फॉर टुडे। और नेक्स्ट आर्टिकल आपको इसमें जो और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ जो आप पढ़ सकते हो करके, आपको बेनिफिट करेगा उस चीज़ में।
यहाँ पे जो आपका COP की जो रेफरेंस हुई थी अभी रिसेंटली, उसमें इंडिया ने फेज आउट को फेज डाउन में कन्वर्ट किया था कोल से रिलेटेड। तो उसमें बोला है, बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को, तो इंडिया ने बोला है कि ये अनफेयरली ब्लेम करना है करके, क्योंकि इंडिया अभी भी डिपेंडेंट है अपने एनर्जी सेक्टर के लिए कोल पे। तो अभी हम लोग ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं कोल सेक्टर के लिए, और दूसरा हमारा जो नीड है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट का प्रोसेस में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट हमारा हो रहा है करके। तो जाहिर सी बात है, हम एनर्जी नीड है, तो कोल को अगर हम अभी से फेज्ड आउट की बात करेंगे करके, तो डेफिनेटली इंडिया को, चाइना जैसे कंट्रीज़ को नुकसान होगा। तो इंडिया ने बोला है करके कि अगर हम लोगों ने चेंज किया है फेज़ आउट को फेज़ डाउन में, तो डेफिनेटली ये हमारी नीड थी, हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हमको ब्लेम करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो जो आपके पढ़ने के लायक है करके, जिसको आप पढ़ सकते हो। अभी करतारपुर कॉरिडोर उन्होंने वापस ओपन कर दिए। तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको रिलीजियस डिप्लोमेसी भी आप बोल सकते हो, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। और साथ में ये कौन कौन से प्लेसेस को जोड़ती है और उनके बीच में कैसे कॉरिडोर इस्टेब्लिश हुई करके, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी आपका नॉलेज में यूज़ हो सकती है। ये ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ये आपका जो, अगर सेम सेक्स की बात की जाए, जो होमोसेक्सुअलिटी करके, उससे रिलेटेड अगर कुछ आता है आपके ऐसे वगैरह में, आप यूज़ कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड यूज़ कर सकते हो। स्विट्ज़रलैंड ऐसा कंट्री है जो अभी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने वाला है 1 जुलाई से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो होमोसेक्सुअलिटी को लोग प्रमोट करते हैं, उनके लिए फेवर में ये चीज़ है करके। और धीरे धीरे जब और कंट्रीज़ के सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, तो हमारी इंडियन सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट धीरे धीरे करेगी। ठीक है, ये एसर की रिपोर्ट आई है करके, टेलिंग द नंबर्स, जो आपके कोविड का इम्पैक्ट का लर्निंग में दिखाती है, किस तरीके से चेंजेस हुए थे। इसको डिटेल में आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्पफुल रहेगा करके। ये एक्सप्लेन पेज पे डिटेल में आया है, ये चीज़ आपको इसमें हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कभी आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, या फिर आपका ऐसे वगैरह आता है, या फिर आपको कभी GS2 या GS3 में कभी पूछा जाता है सोसाइटी से रिलेटेड, भी GS1 में भी पूछा जा सकता है इसको, तो ये डाटा आपको यूजफुल हो सकता है। That's all for today. Thank you everyone.